आज के इस वीडियो में हम आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन और उसके टाइप्स, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA, ribonucleic acid, is a single-stranded polymer of ribonucleotide that play a vital role in all living organisms. तो जो RNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड दैट प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सारे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल रोल प्ले करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे आप यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, सब में आपको RNA मिलेगा। About 50% of the total RNA in a cell is found in the ribosomes and rough endoplasmic reticulum. तो जो टोटल RNA सेल में होता है उसका 50% आपको मिलता है राइबोसोम्स में और एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। 25% in the cytoplasm, 25% साइटोप्लाज्म होता है, 15% in the mitochondria and the remaining 10% in the nucleus and nucleolus. RNA is synthesized in the nucleus and then transported to a specific region of the cytoplasm depending on its type and function. तो जो RNA होता है वो आपका न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, क्योंकि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। तो वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और अपने स्पेसिफिक रीजन में, जहां जिस टाइप के RNA की जरूरत होती है, वहां जैसा उसका फंक्शन होता है उस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। Unlike DNA, RNA contains ribose sugar which make it more chemically reactive and unstable in the alkaline condition. तो DNA के कंपैरिजन में जो RNA है वो बहुत अनस्टेबल होता है और एल्कलाइन कंडीशन में तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और केमिकली रिएक्टिव होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब हमने DNA की डिटेल स्टडी करी थी, तो हमने देखा था जो उसमें शुगर होता है वहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज होता है, जबकि RNA में जो शुगर यूज हो रहा है वो है राइबोस शुगर। सेकेंड हाइड्रोजन में OH ग्रुप जुड़ता है राइबोस शुगर में, जबकि आपका DNA में सेकेंड पोजीशन में जो ऑक्सीजन होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ एक H ग्रुप है। तो जो ये OH ग्रुप है RNA का, ये बहुत ही केमिकली रिएक्टिव होता है और एल्कलाइन कंडीशन में बहुत अनस्टेबल होता है। ड्यू टू इट्स लार्ज हेलिकल ग्रुप, RNA इज मोर प्रोन टू एंजाइमेटिक अटैक। तो अपने ये लार्ज ग्रुप्स की वजह से RNA जो होता है वो एंजाइमेटिक अटैक के लिए प्रोन होता है, मतलब इसमें आराम से कोई भी एंजाइम आकर अटैक कर सकता है। RNA exhibit a faster renaturation rate after denaturation compared to DNA. तो जो DNA होता है उसके कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी रीनेचुरेशन हो जाता है, मतलब ये जल्दी कंबाइंड हो जाता है DNA के कंपैरिजन में। Compared to DNA, RNA is more resistant to UV radiation damage but exert a higher mutation rate. तो जो RNA है वो बहुत अनस्टेबल है और उसका जो म्यूटेशन रेट है कंपेयर टू DNA वो बहुत ज्यादा है। तो जो आपने अभी कोरोना वायरस हुआ था उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था वो RNA था, तो इसलिए वो बार बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, क्योंकि RNA का जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत ज्यादा है DNA के कंपेरिजन में। Importantly, RNA is more versatile than DNA, performing multiple roles such as coding, decoding, regulation, catalysis and gene expression. तो ये RNA के कुछ important रोल हैं। RNA का मेन काम है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का। The enzyme RNA polymerase usually catalyze the synthesis of RNA. तो जो RNA का सिंथेसाइज होता है RNA, वो RNA polymerase से होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी टाइप का RNA जो बनेगा वो आपका RNA polymerase से बनता है। It uses DNA as a template and this process is called transcription. तो ये क्या प्रोसेस है? DNA से आपका हमेशा RNA बनेगा, ये एक सेंट्रल डोग्मा है, और RNA से बनता है आपका प्रोटीन। और प्रोटीन जो भी इंफॉर्मेशन DNA के पास है, उस सेल में जो भी वर्क करना है, ठीक है, वो आपका ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके अंदर DNA प्रेजेंट है। DNA को इस सेल में, मान लिया ये सेल आपका इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है और इस DNA को, इस सेल को इन्फॉर्म करना है कि आपने इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। तो ये DNA क्या करेगा? ये DNA पहले अपने उस टेम्पलेट से, देखिए DNA में बहुत इंफॉर्मेशन है, DNA काफी लॉन्ग होता है, उसमें बहुत सारे कोडोन होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। तो DNA का जो ये पोर्शन है ये आपका क्या करेगा? इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करेगा। तो DNA के इस पोर्शन में, देखिए ये सब काम न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो DNA के इस पोर्शन का आपका बनेगा mRNA। mRNA भी सीधे नहीं बनता है, इसमें भी 3 प्रोसेस होती है mRNA बनने में।
तो जब हम mRNA पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो mRNA से फिर ये mRNA आपका इससे न्यूक्लियस से निकलकर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में आकर राइबोसोम के साथ जुड़ेगा, सीधे राइबोसोम के साथ जुड़कर यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी बहुत tRNA और rRNA दोनों वर्क करते हैं। तो ये इस तरीके से डीएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आपके आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये आगे वीडियोस में ये सारी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डिटेल में बता दूंगी मैं। सर्टेन आरएनए वायरसेस जैसे एचआईवी वायरस है यूज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू रेप्लिकेट देयर जेनेटिक मटेरियल। देखिए कुछ आरएनए ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल, जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सब में, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, जैसे एचआईवी वायरस उसमें से एक है। इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से, देखिए प्रोसेस है कि डीएनए से आरएनए बनेगा फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाता है और उसके बाद अपना काम जो प्रोटीन सिंथेसिस करनी है वो करती है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जैसे आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड ही है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम डीएनए की तरह है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है, ये बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ेंगे और आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। इसकी 3 यूनिट है, 3 यूनिट से बनता है फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए ये है शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस और ये पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस जैसे आपको पता है AgCUT, इसमें ये 3 टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पर थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है आरएनए में। तो 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। पहला है आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या है, PO4 3-। ये फॉस्फोरिक एसिड होता है और शुगर के साथ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। देखिए अ फॉस्फेट ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ 1 phosphorus atom centrally bounded to 4 oxygen atom. Its chemical formula is PO4 3-। तो ये P के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, एक तरफ OH 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 और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, उसका रेसिड्यू होता है ये। फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट विद शुगर फ्रॉम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो जो फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर के साथ जो जुड़ता है ये इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। 1 nucleotide join with another nucleotide with phosphodiester bond forming the sugar phosphate backbone of RNA। जैसे आप डीएनए में पढ़ा था कि आपका एक फॉस्फेट और ये है आपका शुगर और ये दूसरा फॉस्फेट। तो जो ये फॉस्फेट आपस में 2 न्यूक्लियोटाइड को अगर जोड़ता है, ये शुगर है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड को जो फॉस्फेट जोड़ता है, इन बॉन्ड्स को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये है आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब फॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट एक शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट है इसका दूसरी यूनिट पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है आपकी बीटा डी राइबोस पेंटोज शुगर फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में ये राइबोस शुगर प्रेजेंट रहती है। डीएनए में क्या होता है, जो ये सेकंड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है, इसमें से O हट जाता है तो वो डीऑक्सीराइबोस हो जाता है, मतलब 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं उसे। और बीटा का मतलब है कि जो ये H है, फर्स्ट पोजीशन में जो आपका H है वो क्या है, नीचे की तरफ है। अगर ये H ऊपर की तरफ होता तो ये अल्फा होता। और डी है आपका सेकंड, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें OH राइट हैंड साइड होता है। तो ये शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है। फिर है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में क्या है, 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडीन। प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन। ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें 9 मेंबर रिंग है, ये भी 9 मेंबर है, ये भी 9 मेंबर है। जबकि पिरामिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए याद रखेगा, ये यहाँ पर डीएनए में थाइमिन होता है, यहाँ पर थाइमिन ना होके यूरेसिल होता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों आरएनए और डीएनए में। साइटोसिन और यूरेसिल जो हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, जबकि एडेनिन और ग्वानिन 9 मेंबर रिंग है। ये स्ट्रक्चर मैंने पिछले एपिसोड में न्यूक्लिक एसिड में आपको बताया हुआ है। इसमें 1, 3, 7 और 9
इनमें आपका नाइट्रोजन लगा रहता है। इन पोजीशंस पे 1, 3, 7 और 9 इन पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन लगा है कार्बन की जगह पर। यहाँ पर भी वही है 1, 3, 7 और 9 यहाँ नहीं होता है क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, तो 1 और 3 पोजीशन पे इसमें क्या लगा है, आपका नाइट्रोजन लगा है। इसका IUPAC नेम है 6 अमीनो प्यूरिन। देखिए 6 अमीनो प्यूरिन। दूसरा है ग्वानिन का नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। साइटोसिन का नाम होता है IUPAC नेम 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरामिडीन, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरामिडीन। और यूरेसिल का है आपका 2,4 डाई ऑक्सी पायरामिडीन, 2 and 4, 2 और 4 पे ऑक्सीजन ग्रुप है ऑक्सी, तो इसलिए डाई ऑक्सी कह दिया इसे पायरामिडीन। तो जो ये IUPAC नेम है ये आपके पूरे स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे से आपको समझा देते हैं। जो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं। ये है शुगर, ये फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट जो है आपस में 5 कार्बन के थ्रू जुड़ता है, 5 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ता है और इधर आपका फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन जुड़ता है। देखिए कार्बन फर्स्ट होगा लेकिन एडेनिन और ग्वानिन जो आपके प्यूरिन है उनमें ये 9 नंबर पे। ये दो जो है प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन ये 9th नंबर में यहां पर से इस पोजीशन के साथ जाके आपके शुगर से जुड़ेंगे, ठीक है। जबकि पायरामिडीन जो होते हैं साइटोसिन और यूरेसिल ये फर्स्ट नंबर है, इस पोजीशन पे जाके आपके शुगर के साथ जुड़ेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से शुगर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 9 और फर्स्ट कार्बन और 9 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड जो बनता है ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बन रहा है जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं इसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से आरएनए की बैकबोन बनती है जैसे डीएनए में था। बस डीएनए और आरएनए में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन होता है, जो शुगर का सेकंड पोजीशन है जिसमें सेकंड कार्बन है उसमें OH ग्रुप लगता है, जबकि आपका डीएनए में यहाँ पर सिर्फ O हट जाता है, सिर्फ H प्रेजेंट रहता है। दूसरा कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सिर्फ यूरेसिल की जगह पर आपका क्या होता है वहां पर थाइमिन। तो ये 2 डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। अब है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए कहीं पर इसको डिफरेंशिएट किया गया है जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए में। तो जेनेटिक आरएनए क्या होता है? सर्व एज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस इंस्टेंट ऑफ डीएनए। देखिए जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए है, हमेशा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल ना होकर क्या है आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका एग्जांपल है रेट्रोवायरस, HIV, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन सब में क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो इसलिए इन्हें तो इसको 2 फॉर्म में इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। फाउंड इन आरएनए वायरसेस, ये सिर्फ आरएनए वायरसेस में ही प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल ये है इसके। नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है फाउंड इन सेल्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वही आपका क्या करता है, जो सेंट्रल डोग्मा है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। डज नॉट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है, बट प्लेज रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, रेगुलेशन एंड कैटालिसिस। तो देखिए आरएनए का मेन रोल है प्रोटीन सिंथेसिस करना और रेगुलेशन, और कैटालिसिस जो राइबो एंजाइम होते हैं वो करते हैं। तो ये तीनों काम आपका नॉन जेनेटिक आरएनए करता है। इसका एग्जांपल है mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, snRNA। तो हम 3 टाइप के जो आरएनए, मेन 3 टाइप के होते हैं आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो आरएनए का दूसरा डिफरेंशिएशन है वो होता है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग आरएनए। तो कोडिंग आरएनए क्या होते हैं? डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन, जो प्रोटीन के लिए कोड्स बनाते हैं, ठीक है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए जो कोडिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोडिंग आरएनए। जैसे mRNA मैसेंजर आरएनए है, वो डायरेक्टली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से और फिर उसको राइबोसोम में ले जाकर राइबोसोम के पास ले जाता है और राइबोसोम से फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो mRNA मैसेंजर आरएनए कहते हैं, से कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से ले जाता है और राइबोसोम के पास ले जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। जबकि जो नॉन कोडिंग आरएनए है ये डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए काम नहीं करते, कोड नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बट हैज स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और कैटालिटिक फंक्शन, बाकी दूसरे फंक्शन जो होते हैं वो करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ही मदद करते हैं लेकिन कोडिंग नहीं करते हैं। जैसे आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्स राइबोसोम एंड कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करता है कि राइबोसोम को फॉर्म करता है, राइबोसोम बनाने में, राइबोसोम जो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें मेजर पोर्शन आरएनए का होता है, तो राइबोसोम फॉर्म करता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटलाइज करता है। अब सेकंड टाइप है आपका टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम के पास ये आपका राइबोसोम है और यहाँ पर एमआरएनए है, ये फिक्स हो जाता है, टेम्पलेट है, और यहाँ पर आके दूसरा अमीनो एसिड जो जुड़ना है, जो कोडिंग है उसका ये एंटीकोडॉन है, कोडॉन आके यहाँ पर जुड़ेगा और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर जो टीआरएनए है, ठीक है, वो उस अमीनो एसिड को यहाँ पर लेकर आएगा राइबोसोम में और इसके साथ इसको अटैच करवाएगा। तो टीआरएनए का काम ये है। फिर कुछ और टाइप के भी आरएनए हैं, जैसे एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये आरएनए स्प्लाइसिंग करेगा। तो जब आप एमआरएनए को डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम एमआरएनए को डिटेल में पढ़ेंगे कि एमआरएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियस से सीधे साइटोप्लाज्म में जब बाहर एमआरएनए आता है तो वो सीधे नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, स्लाइसिंग, वही स्लाइसिंग कहते हैं उसे। तो इसमें एसएनआरएनए वर्क करता है। फिर है एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए, इसका भी ऐसा ही काम है। एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। एलएनसीआरएनए, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, तो ये बहुत और भी आरएनए हैं जिन्हें नॉन कोडिंग आरएनए कहते हैं, जो कोडोन, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली पार्ट नहीं करते हैं बल्कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। 3 टाइप के मेन आरएनए हमने पढ़ना है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे पहले है हमारा मैसेंजर आरएनए, एमआरआरएनए। ये डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड ने इसे डिस्कवर किया। मेक्स अप अबाउट 3 to 5% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। ये सिर्फ टोटल आरएनए का 3 to 5% ही होता है। A linear single stranded chain of about 900 to 1500 न्यूक्लियोटाइड। तो 900 to 1500 न्यूक्लियोटाइड लंबी ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ऐसी चेन है। डज नॉट फॉर्म बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर नहीं बनाती है। एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बाकी आरएनए है, देखिए जो दूसरे आरएनए है, टीआरएनए या आपका आरआरएनए, वो क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये जो बेस पेयर हैं ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं अंदर ही। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि आरएनए भी इस टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और टीआरएनए भी, लेकिन एमआरएनए में इस टाइप की बेस पेयरिंग नहीं होती है। तो इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि डज नॉट फॉर्म बेस पेयर्स, तो ये बेस पेयर नहीं बनाता है, बेस आपस में पेयरिंग नहीं करते हैं इसमें। एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है, मतलब डीएनए से इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन आती है एमआरएनए के पास, उसके बाद आगे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म, प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोसोम। तो जो ये राइबोसोम है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर डीएनए है। तो जब डीएनए से आरएनए बनना होता है तो इसी के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, वो आरएनए है आपका एमआरएनए। तो ये आरएनए जो होता है ये फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो ये आता है आपका साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आकर ये राइबोसोम है, राइबोसोम के पास आके इस तरीके से जुड़ जाता है। और यहाँ पर जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड लेकर आता है और इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। कोडोन्स आर रीड बाय टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में जो कोडोन है वो टीआरएनए रीड करता है। तो ये मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रक्चर है। देखिए ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, तो हम सिर्फ इतना जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आगे होता है, देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका,
सबसे आगे होता है आपका 5 कैपिंग, मतलब 5 एंड पर, 5 एंड है ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ठीक है। तो 5 एंड पर आती है आपकी कैपिंग। कैपिंग होती है 7 मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। तो 5 एंड कैप लगी होती है इसमें आगे से। ये है 7 मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड हेल्प राइबोसोम रिकॉग्निशन, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में एब्सेंट होती है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, और ये करती है राइबोसोमल रिकॉग्निशन करती है, वो राइबोसोम को पहचानती है कि राइबोसोम कहां पर है। सेकंड, उसके बाद आता है, उसके पीछे आता है आपका 5 प्राइम यूटीआर। यूटीआर है आपका अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, इसमें नॉन कोडिंग रीजन बिफोर द स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन से पहले एक नॉन कोडिंग रीजन लगा रहता है। फिर है तीसरा पार्ट है इसका स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या है? ऑलवेज AUG, कोड्स फॉर मेथियोनिन, इसमें कोड लगा रहेगा आपका AUG, और ये है आपका स्टार्ट कोडॉन। फिर है कोडिंग रीजन, बीच में ये जो रीजन है ये कोडिंग रीजन है। देखिए ये भी सिर्फ एक्सॉन रीजन होता है। जब mRNA बनता है तो HNRNA होता है, HNRNA से आपका ये RNA बनता है mRNA। तो इसके बीच में स्लाइसिंग प्रोसेस होती है। स्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों लगे रहते हैं, तो इंट्रॉन हटा दिए जाते हैं और सिर्फ एक्सॉन जो कोडिंग रीजन है ये उसको सिर्फ छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। एक्सॉन रीजन होता है, यहीं पर कंटेन्स कोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड मेड अप ऑफ एक्सॉन, यहीं पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है, इसी से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मतलब ये आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, ये हिस्सा है वो ब्लूप्रिंट का सिर्फ। फिर उसके पीछे स्टॉप कोडन लगा रहता है। स्टॉप कोडन में आपका UAA, UAG, UGA, इन तीनों में से ये तीनों होते हैं। फिर आपके पास उसके पीछे जो पोर्शन है वो है 3 प्राइम UTR। ये देखिए ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, तो 3 प्राइम UTR है, वही अनट्रांसलेटेड रीजन, नॉन कोडिंग रीजन आफ्टर स्टॉप कोडॉन, ये भी नॉन कोडिंग रीजन है। उसके बाद आपका लगता है पॉली ए टेल, ये किसकी है? AAAA की, बहुत इस तरीके से पूरी एक टेल लग जाती है, ये भी आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। ये मल्टीपल एडिनिलेट रेजिड्यू होते हैं at 3 एंड प्रोटेक्ट्स mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, ये mRNA को डिग्रेडेशन से बचाती है। और ये स्टॉप कोडॉन यहाँ पर बताता है कि सिर्फ कोडिंग यहाँ से यहाँ तक ही करनी है, उसके बाद रुक जाना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर रुकना है, ठीक है, इसलिए स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होते हैं इसमें। और ट्रिपल ये जो एक है मल्टी एडिनिलेट रेजिड्यूज, ये इसको डीनेचुरेशन से, डिग्रेडेशन से बचाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है mRNA का, और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक में आपके पास ये 7 कैपिंग नहीं होगी, और ये पॉली ए टेल नहीं होती है। फिर नेक्स्ट RNA है आपका rRNA, राइबोसोमल RNA। तो ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट RNA, सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो आपका rRNA है, मेकिंग अप अबाउट 80% ऑफ टोटल सेलुलर RNA। टोटल जितना सेलुलर RNA है उसका 80% आपका rRNA है। राइबोसोम में प्रेजेंट रहता है, फाउंड इन राइबोसोम। इट कंसिस्ट ऑफ 120 to 4500 राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इतने राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है। देखिए मैंने बताया था कि mRNA कभी भी इस टाइप की पेयरिंग नहीं करता है, बेस पेयर पेयरिंग नहीं करता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, जबकि rRNA और tRNA इस टाइप के बेस पेयरिंग करते हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए ये कोई हेलिकल नहीं है, ये मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे DNA बनाता है उस टाइप का नहीं है, होता ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, लेकिन ये सिर्फ अंदर ही अपनी बेस पेयरिंग कर लेता है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है। राइबोसोम ये कहाँ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम में मिलता है, फाउंड इन राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है वो 2 मेजर कंपोनेंट्स से बनता है। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट विच रीड द mRNA, ठीक है, एक स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम की जो mRNA रीड करता है, एंड द लार्ज सब यूनिट विच जॉइन अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखिए जो राइबोसोम है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ये प्रोकैरियोटिक का है और ये यूकैरियोटिक का राइबोसोम है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आके mRNA जुड़ता है, यहाँ पर mRNA जुड़ता है और कोडिंग शुरू करता है। और जबकि ये जो बड़ी यूनिट है वो क्या करती है? अमीनो एसिड को ज्वाइन कराने का काम करती है। कंटेन फोल्डेड रीजन विद बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग होती है, फोल्डेड रीजन प्रेजेंट होते हैं। पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम,
ये mRNA को राइबोसोम से बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। बाइंड्स mRNA and tRNA during protein synthesis, direct translate to mRNA into protein. rRNA has catalytic activity। देखिए rRNA कैटलिक एक्टिविटी भी शो करता है, जिसे हम कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, स्पेसिफिकली कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में काम करता है। तो ये एक मेजर इसका काम है। और दूसरा है कि ये जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA और tRNA इन सबको बाइंड करता है, एक प्लेस देता है mRNA को बाइंड करने की। ठीक है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में अलग टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में आपका 70S राइबोसोम और यूकैरियोट में है 80S। दो यूनिट से मिलकर बनता है ये 30S और 50S। देखिए ऐसे आप काउंट करेंगे, ऐसे इन्हें ऐड करेंगे तो 80S हो जाएगा। लेकिन ये क्या होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, जब ये अलग अलग यूनिट है तो 50S और 30S की है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। इस वजह से ये जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 80S, लेकिन जब आप इसे बात करेंगे तो ये होता है 70S। तो 10S जो होता है वो ओवरलैपिंग में चला जाता है। तो जो 50S यूनिट है, देखिए S को कहते हैं सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो जो ये S है इसमें ये 50S जो है, हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो दो सब यूनिट से बनता है, 50S यूनिट और 30S यूनिट। 30S सब यूनिट जो होती है उसमें 23S RNA प्रेजेंट होता है। देखिए 23S RNA, 5S RNA और 34 प्रोटीन। तो ये rRNA, ये जो दो हैं ये हैं आपका rRNA और 34 प्रोटीन, इनसे बनता है 50S। तो जो rRNA होता है वो राइबोसोम बनाने में काम करता है। दूसरा जो इसकी सेकंड यूनिट है, जो स्मॉल सब यूनिट है 30S की, उसमें होता है 16S rRNA और 21 प्रोटीन। तो ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूकैरियोटिक राइबोसोम भी दो सब यूनिट से बनता है, 60S और 40S। देखिए इन दोनों को भी अगर आप ऐड करेंगे तो 100S होता है, लेकिन ये ओवरलैपिंग की वजह से 80S होता है। तो 70S है आपका प्रोकैरियोट में और 80S है आपका यूकैरियोट में। ये भी आपका 28S, 5.8S, 5S ये rRNA से बनता है और साथ में 40 प्रोटीन्स हैं इनमें। जबकि जो स्मॉल सब यूनिट है वो बनती है 18S rRNA और 30 प्रोटीन से। तो इस तरीके से जो rRNA है वो राइबोसोम बनाने में का काम करता है। और राइबोसोम क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आके mRNA जुड़ता है, एक टेम्पलेट जो mRNA का जुड़ता है, और वहां पर tRNA मिलकर उसमें ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका tRNA, ट्रांसफर RNA। ये स्मॉलेस्ट RNA टाइप है जो 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। सबसे छोटा है 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड से बन जाता है। फॉर्म्स अबाउट 3 to 15% ऑफ टोटल सेल्यूलर RNA। ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल RNA, सोल्यूबल होता है इसलिए इसे सोल्यूबल RNA भी कहते हैं, एडेप्टर RNA भी कहते हैं। tRNA has a clover leaf secondary structure formed by intramolecular base pairing resulting in stems, a loop that stabilizes its shape। तो जो tRNA है वो क्या करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और वो क्लोवर लीफ लाइक, देखिए इस तरीके का दिखता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का है। ये यहाँ पर एक रेजिड्यू होता है, फिर एक और स्ट्रक्चर है आपके पास, और ये हम कहेंगे 3 एंड, और ये होगा आपका, सॉरी ये है आपका 5 एंड और ये है 3 एंड। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, वो 5 एंड हमने यहाँ पर दिखाया है और 3 एंड यहाँ दिखाया है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक स्मॉल रेजिड्यू वाली आर्म है, ये एक आर्म, सेकेंड लूप, 3 आर्म या लूप कुछ भी कहिए इसे, 1 2 3 4 लूप या 4 आर्म कहिए। ये स्टेम है इसका, ये लूप है एक आर्म का। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है tRNA। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, अंदर ही ये बेस पेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये देखिए आपस में बेस पेयर हो जा रहे हैं और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है, जबकि mRNA में ऐसी बेस पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर ईच ऑफ 20 अमीनो एसिड हैज इट्स स्पेसिफिक tRNA। देखिए हर 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है आपकी बॉडी में और हर किसी के लिए स्पेसिफिक tRNA।
देखिए मेन फंक्शन जो है इसका है ट्रांसफर करेक्ट अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करता है कि करेक्ट राइबोसोम के पास करेक्ट अमीनो एसिड पहुंचाता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस, जो एमआरएनए जो ब्लूप्रिंट लेकर आया था जिसमें से दूसरा एक पूरा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो उसमें करेक्ट अमीनो एसिड्स को जोड़ता है और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल ट्रांसलेट्स एमआरएनए कोडॉन्स इनटू अमीनो एसिड essential for translation and building the polypeptide chain। अब हम देखेंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, इसमें 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है 3 प्राइम और दूसरा है 5 प्राइम। 2 एंड्स प्रेजेंट है इसमें। देखिए सिंगल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है नहीं, बल्कि सिर्फ बेस पेयर, बेस अंदर पेयरिंग कर लेते हैं। ये 5 एंड 3 एंड जनरली जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसका पहला इसमें 4 आर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 आर्म्स है, ये सूडो आर्म होती है। ये 4 आर्म्स जो होती हैं इन्हें आर्म्स कहिए आप। ये आर्म्स है, ये स्टेम और लूप, इनसे मिलकर बनते हैं। ये स्टेम है, ये लूप है। तो हम जनरली इन्हें लूप से डिफाइन करते हैं कि ये है, ये एक लूप है, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। तो जो फर्स्ट लूप या इसे आर्म कहेंगे, ये जो 3 एंड होता है, यहाँ इसे कहते हैं आप एसेप्टर लूप। तो एसेप्टर लूप जो होता है, इसमें लास्ट में जो कोडॉन होता है वो होता है CCA। ठीक है, और 3 एंड पर आपको पता है कि OH ग्रुप होता है। 3 एंड पे लास्ट में आपका OH ग्रुप जुड़ता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने न्यूक्लिक एसिड में बता दिया है। तो न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर लास्ट में 3 एंड पे आपके पास जो फ्री होता है वो OH ग्रुप होता है। तो इसी OH ग्रुप से आकर अमीनो एसिड जुड़ता है। तो यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो होते हैं CCA और इसे कहते हैं एक्सेप्टर लूप। ये क्या करता है कि जो अमीनो एसिड, जो यहाँ पर आपको अमीनो एसिड की जरूरत है, उसको यहाँ से लेकर आता है और यहाँ पर ज्वाइन करवाता है। दूसरा लूप है आपका डी लूप। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये होता है। इस स्ट्रक्चर को आप पलट लीजिएगा तो डी लूप ये है। डी लूप जो है वो है डाई हाइड्रो यूरेसिल। ये इसमें ये 3 to 4 बेस पेयर का बनता है, 3 to 4 बेस पेयर का है और ये रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करता है अमीनो एसिड की, कि कौन सा अमीनो एसिड की जरूरत है जिसको हम यहाँ पर बाइंड करवाएंगे, जिसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी, इसको रिकॉग्नाइज करता है ये डी आर्म्स या डी लूप कहिए इसे। ये है, इस आर्म्स को कहते हैं T5C आर्म। तो ये क्या नाम है इसका, सूडो यूरिडीन लूप। सूडो यूरिडीन लूप इसलिए पड़ा क्योंकि आपकी जो थाइमिन है, थाइमिन आपका जो आरएनए है उसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यहाँ पर टी प्रेजेंट है। तो जो थाइमिन होता है ये सिर्फ यहीं इसी पोर्शन में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसे सूडो यूरिडीन लूप कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये राइबोसोम की बाइंडिंग में या राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है कि इसको, इस अमीनो एसिड को लेकर, जो अमीनो एसिड इसके पास है, इसे कहाँ, राइबोसोम कहाँ पर है और इसे कहाँ जाना है। तो ये काम करता है राइबोसोम रिकॉग्निशन का। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका एंटीकोडॉन आर्म। यह है एंटीकोडॉन आर्म। यहाँ पर क्या है कि जो एमआरएनए है उसका टेम्पलेट आ जाता है और उस टेम्पलेट में बहुत सारे कोडॉन है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो हर कोडॉन के लिए एक एंटीकोडॉन होता है। तो वो एंटीकोडॉन यहाँ पर आके जुड़ता है और इसे कहते हैं आप एंटीकोडॉन आर्म। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है आपका टीआरएनए का। तो देखिए पूरा डिटेल में ये लिखा भी है कि आप जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि द टीआरएनए हैज 2 एंड्स, 3 एंड 5 एंड। ठीक है, 2 एंड है, 3 एंड 5 एंड। द 3 एंड हैज द बेस सीक्वेंसेस CCA एंड 5 एंड हैज GUA कोडॉन। और 3 एंड पे जाकर ही क्या होगा, जो अमीनो एसिड है जो आना है वो यहाँ पर जुड़ेगा। इट हैज 4 आर्म्स है इसमें, नेम्ड एज एक्सेप्टर आर्म, सूडोयूरिडीन आर्म, डी आर्म एंड एंटीकोडॉन आर्म। ईच आर्म हैज 2 पार्ट्स नेमली स्टेम एंड लूप। तो हर आर्म के पास दो पार्ट हैं, स्टेम एंड लूप। एक्सेप्टर लूप जो है वो हैज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट CCA होता है, जहां पर अमीनो एसिड आके ज्वाइंट होता है और किस पर, 3 ग्रुप पे, 3 प्राइम पे जो OH ग्रुप है उस पे जाके ज्वाइंट होगा। डी लूप जो है वो है डाई हाइड्रो यूरेसिल, कंटेन 3 to 4 बेस पेयर और रिकॉग्निशन साइट ऑफ अमीनो एसिड के रिकॉग्निशन साइट है।
कि अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड वहां पर चाहिए, मतलब टीआरएनए कौन सा अमीनो एसिड लेकर राइबोसोम के पास जाएगा। T5C लूप जो होता है यह है सूडो यूरिडीन लूप लोकेटेड अपोजिट टू द डी लूप। डी लूप के अपोजिट है, नेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनयूजुअल बेस सूडो यूरिडीन। एक अनयूजुअल बेस प्रेजेंट है इसमें सूडो यूरिडीन। प्ले अ रोल इन बाइंडिंग द टीआरएनए टू द राइबोसोम। तो टीआरएनए को राइबोसोम से बाइंड करने का काम ये करता है और ये रिकॉग्निशन साइट है राइबोसोम की। नेक्स्ट है आपका एंटीकोडॉन आर्म, है सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं दैट पेयर्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन द एमआरएनए। जो एमआरएनए टेम्पलेट है उसमें एंटीकोडॉन का काम करता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन लगेंगे वो लगाता है। दिस कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन इंश्योर द करेक्ट अमीनो एसिड इज एडेड टू ग्रोइंग प्रोटीन चेन ड्यूरिंग सिंथेसिस। ठीक है, यही एंटीकोडॉन और कोडॉन इंटरेक्शन जो होता है वही सही अमीनो एसिड को आगे जाके सिंथेसाइज करता है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन ऑन एमआरएनए। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो फंक्शन है आरएनए के, फंक्शन क्या है, जैसे मैसेंजर आरएनए वो क्या फंक्शन करता है, एमआरएनए। ये देखो जो आरएनए का फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, और उसमें मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल, ये सारे आरएनए पूरा इनका रोल है। जो एमआरएनए का रोल है वो है कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम वेयर इट गाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाएगा जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए बाइंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू राइबोसोम एंड हेल्प इन असेंबलिंग देम इनटू प्रोटीन। फिर राइबोसोमल आरएनए है फॉर्म्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कोर ऑफ राइबोसोम एंड कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है और राइबोसोम के कोर को भी बनाता है। रेगुलेटरी आरएनए इंक्लूड माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। फिर कैटालिटिक आरएनए होता है राइबोजाइम। Some RNA molecules act like enzymes and catalyze biochemical reaction. Genetic material, कुछ वायरसेस में क्या है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल भी यूज होता है। इन RNA वायरसेस RNA itself serve as genetic material instead of DNA. कुछ में जेनेटिक मटेरियल आपका RNA भी है, और वो सिर्फ किसमें है, वायरसेस में। RNA plays role in, देखिए मेन काम क्या है RNA का, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन, कैटालिसिस एंड स्टोरेज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर आपका खत्म हो गया। स्ट्रक्चर, फंक्शन और 3 टाइप के जो मेन आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, और फंक्शन ऑफ आरएनए। तो आरएनए कंप्लीट हो गया है।